नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब तक फोन की फोरेंसिक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं लगेगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर से हमला हुआ था या नहीं। जब दुनिया के 17 मीडिया संगठनों ने पेगासस मामले का पर्दाफाश किया तो उसके पहले 2-3 दर्जन फोन की फोरेंसिक जांच की गई। यह जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल के लैब में हुआ। अभी तक इस मामले में यही एक मजबूत आधार बताया जा रहा था कि कुछ फोन की जांच से सॉफ्टवेयर के हमले का पता चलता है। लेकिन फ्रांस से आ रही खबर बता रही है कि यह मामला हवा हवाई नहीं है। एनडीटीवी के अरविंद गुनाशेखर की रिपोर्ट है कि फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी एएनएसएसआई ने पुष्टि कर दी है कि मीडिया पार्ट के 2 पत्रकारों के फोन में पेगासस था। इस सुरक्षा एजेंसी ने इन पत्रकारों के फोन की फोरेंसिक जांच की है। मीडिया पार्ट भी उन 17 मीडिया संगठनों में शामिल है जिन्होंने मिलकर पेगासस जासूसी कांड का पर्दाफाश किया है। इसके 2 मतलब हैं। आतंक के नाम पर बेचे गए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पत्रकार के फोन की जासूसी में हुआ है। दूसरा, मीडिया पार्ट रफाल घोटाले के पर्दाफाश से भी जुड़ा है। यह पहला ऐसा मामला है जब किसी सरकारी एजेंसी ने इस मामले में जांच की है और आरोपों को सही पाया है। यह बड़ी बात है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बाहर मीडिया संस्थानों के लिए संभव नहीं था, एनडीटीवी के लिए भी संभव नहीं था कि इसकी पुष्टि कर सके। सबके पास फोरेंसिक जांच की सुविधा नहीं है और ना ही सूची, इसलिए स्वतंत्र तौर पर पुष्टि करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फ्रांस की सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि कर दी है कि 2 पत्रकारों के फोन की जासूसी की गई। इस मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के भी फोन का नंबर संभावित लोगों की सूची में आया था। इस पर्दाफाश के बाद फ्रांस में जांच शुरू हो गई और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की। मैक्रों ने इस खबर के आने के बाद अपना फोन भी बदल दिया था। एनएसओ अभी तक कहती रही है कि जासूसी के लिए संभावित लोगों की जो सूची सार्वजनिक की जा रही है वो सही नहीं है। भारत सरकार भी इस तरह की सूची को मनगढ़ंत मानती है और जांच से इनकार करती है। It's a big event in this investigation. As Mediapart, we complain to the public prosecutor the day of the revelations by Forbidden Stories and the Amnesty Lab. And yesterday, it was an audition by the French police. And during this audition, the technical expertise of the French administration confirmed the infections of our phones, my phone and one journalist, Lenaïd Brodou, Mediapart journalist. Our 2 phones were really infected by the spyware Pegasus, sold by this Israeli company NSO Group. It's a big event because we were sure with Amnesty and Forbidden. Their verification, they made it in Berlin with the technical lab, but also in Toronto at the Canada with the Citizen Lab. But now it's another verification, official verification in a judicial suite with the police, French police on the documents. It's written now, and that's a big event because we hope that the justice will make all the truth about this story. फ्रांस की इस रिपोर्ट के बाद पेगासस जासूसी कांड को हवा हवाई बताना आसान नहीं रहेगा। उसकी इस जांच से इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शक किया जा रहा था कि इजराइल जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर अपनी इस कंपनी को कहीं बचाने का प्रयास ना करे। लेकिन इस पूरे मामले में फ्रांस की यह जांच एक मजबूत पक्ष बनकर उभर रही है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है कि एनएसओ और इसके जैसी अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं और इसे बंद कर दिया जाए। इजराइल का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के दफ्तर में छापे मारे हैं। एनएसओ ने कहा है कि उसे भरोसा है कि कुछ भी गलत नहीं निकलेगा।
यही नहीं, अमेरिका की नेशनल पब्लिक रेडियो NPR बहुत प्रतिष्ठित है। इसकी खबर से अंदाजा मिलता है कि मामला कितना आगे बढ़ चुका है। NSO की कंपनी के एक कर्मचारी ने NPR को बताया है कि कंपनी ने कई सरकारी क्लाइंट को अस्थायी तौर से निलंबित कर दिया है। देशों का नाम नहीं बताया है। किन देशों की सरकारें हैं ये पता चलना जरूरी है, क्योंकि कंपनी इस बात की जांच कर रही है कि जासूसी हुई है या नहीं। यह कंपनी दावा करती है कि सिर्फ सरकारों को सॉफ्टवेयर बेचती है, वो भी इस शर्त पर कि इसका इस्तेमाल मानवाधिकार के उल्लंघन में नहीं होगा। फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने जांच में पाया है कि मीडिया पार्ट के 2 पत्रकारों के फोन पेगासस स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किए गए थे। तो ये बात अब पुख्ता तौर पर साफ हो गई है। ये वहां पर एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नंबर भी पोटेंशियल टारगेट के लिस्ट पे था। हालांकि उसके बाद उन्होंने फोन बदल लिया है। मामला इतना गंभीर है कि कोर्ट ने वहां पर आदेश दिया है, वहां पर सरकार ने आदेश दिया है जांच के, और वहां पर जांच चल रही है। इजराइल भी इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहा है। उसके रक्षा मंत्री वहां पर पेरिस गए और फ्रांस की रक्षा मंत्री से मिले, कहा कि उस पूरे मामले को लेकर वो बेहद संजीदा हैं। दूसरी तरफ इजराइल में एक जांच कमीशन बिठाई गई है। वहां के रक्षा मंत्रालय के और बाकी जो एजेंसियां हैं उनके प्रतिनिधि NSO जो ये स्पाईवेयर बनाती है उसके दफ्तर गए, वहां पर इंस्पेक्शन किया। NSO ने ये बात मानी भी है कि इंस्पेक्शन हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ रिपोर्ट से ये लग रहा है कि सूत्र बता रहे हैं, NSO के अंदर जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि NSO ने कुछ ग्राहकों के, जिनके नाम इस फेहरिस्त में सामने आए हैं, जो मिसयूज कर रहे हैं स्पाईवेयर का, उनको उन्होंने अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया है। हालांकि उसके पास ये भी अख्तियार है NSO के पास कि वो कौन कौन से टारगेट हैं उसको देख सकता है, ऐसा बताया जाता है, और उसको अपनी तरफ से लाइसेंस भी वो पूरी तरह से रद्द कर सकता है। तो दूसरी तरफ हंगरी में, जहां पर सरकार पर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर वकीलों, एक्टिविस्ट और पत्रकारों को टारगेट वो कर रही है स्पाईवेयर के जरिए, वहां पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां भी जांच के आदेश हुए हैं। तो 2 जगह तो निश्चित तौर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इजराइल में जांच कमीशन बन गई है, लेकिन भारत में जहां पर 300 फोन नंबर जहां पर सामने आए हैं, जिनमें 40 से ज्यादा पत्रकारों के नंबर हैं, वहां पर अभी तक इस पर कोई भी चीज साफ तौर पर सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। ना ये कि ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर खरीदा गया था, ना इसके आगे कुछ भी कहा गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होता है, लेकिन दूसरी जगहों पे जांच के आदेश है, मुकदमे भी इसमें हो सकते हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तो यह खबर इतनी हल्की नहीं है कि कंपनी जांच कर रही है और तब तक उसने अपने क्लाइंट को निलंबित कर दिया है। NSO सिर्फ सरकारों को ही सॉफ्टवेयर बेचती है। आखिर इसी तरह पनामा पेपर्स में दुनिया के 350 पत्रकारों ने मिलकर पर्दाफाश किया, तब उसके आधार पर भारत ने जांच भी की और भारत को 20,000 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इसकी जानकारी इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। तो अब यह कहना कहां तक उचित है कि दुनिया भर के 80 पत्रकारों की यह खोज, यह रिपोर्ट भारत को बदनाम करने के लिए है। पेगासस जासूसी कांड पड़ोसी की रसोई से एक मुट्ठी चीनी चुराने का मामला नहीं है। हमने इस तरह के ग्राफिक्स से कई बार बताने का प्रयास किया कि कोई आपके फोन को दूर से कंट्रोल कर सकता है, फोन बंद करने पर कैमरा ऑन कर सारी बातें सुन सकता है, देख सकता है। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश NV रमना के सामने मामले का जिक्र किया और जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले सप्ताह काम की स्थिति को देखते हुए सुनवाई की जा सकती है। द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक N राम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हो। सरकार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। अगर सरकार पाक साफ है तो क्यों नहीं चर्चा करा लेती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच क्यों नहीं करा लेती? तो ये बड़ी संगीन बात है कि जो मूलभूत अधिकार संविधान ने दिए हैं, जिस पे उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई थी कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है, उसको दरकिनार करते हुए लोगों के टेलीफोनों में घुसना, उनकी निजी ज़िंदगी में घुसना, मंत्रियों, संघ की मंत्रियों की, न्यायपालिका से जुड़े लोगों की, पत्रकारों की, ये एक बहुत ही
बड़ा षड्यंत्र है इस देश में लोकतंत्र को खत्म लेकिन करने का। सरकार बार में कह रही है कि ये नॉन इशू है जिसको वो लोग मुद्दा बना तो रहे हैं। अगर नॉन इशू है तो चर्चा करा लीजिए। आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। इट इज टोटली नॉन इशू, नॉन सीरियस इशू ऑल्सो। काइंडली अलाउ द हाउस टू फंक्शन। लेखिका अरुंधति रॉय ने अपने एक लेख में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। एनएसओ कहती है कि वह सिर्फ आतंक के मामलों की जांच करने के लिए सरकारों को यह सॉफ्टवेयर बेचती है। अरुंधति रॉय का कहना है कि सरकार और उस कंपनी के बीच आतंक की परिभाषा क्या है कोई नहीं जानता। यह ठीक सवाल है जैसे गोदी मीडिया के डिबेट में अरुंधति रॉय को देशद्रोही बता दिया जाता है। क्या पता उसी तरह से महिला पत्रकारों को भी आतंकवादी बताकर कथित रूप से उनके फोन की जासूसी की गई हो। दुनिया भर के संपादकों और पत्रकारों की एक संस्था है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI, वियना स्थित है। इसने अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन से कहा है कि वे अपनी यात्रा के दौरान भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की खराब हालत को लेकर आवाज जरूर उठाएं कि यहां 40 पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है और दैनिक भास्कर के दफ्तर पर छापे पड़े हैं। ब्राजील के लोग कोरोना में सरकार की नाकामी और टीके की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब इस सौदे का कोई मतलब नहीं रहा भारत बायोटेक के साथ के सौदे का। ना तो समय पर टीका आया और ना ही इसके इस्तेमाल को मंजूरी मिली। ब्राजील में टीके की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं और राष्ट्रपति बोल्सोनारो जांच के घेरे में हैं। एक आरोप लगा था कि भारतीय कंपनी के साथ कथित 2375 करोड़ की डील में 334 करोड़ रुपए का भुगतान एक ऐसी कंपनी को कर दिया गया जिसका नाम सौदे में नहीं था। भारत बायोटेक इन सब आरोपों से इनकार करती रही है। ब्राजील के फैसले के पहले ही भारत बायोटेक ने भी अपनी तरफ से इस सौदे को रद्द कर दिया। कंपनी के बयानों में भी काफी अंतर रहा। जैसे 30 जून को भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन को ब्राजील में 4 जून को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई थी, जबकि ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। 29 जुलाई के प्राइम टाइम में हमने आपको बताया था कि पिछले 3 साल में संसद में मंत्री एक ही जवाब दे रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6000 से अधिक पद खाली हैं। 22 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6136 पद खाली हैं। राज्यसभा में भाजपा के ही सांसद सैयद जफर इस्लाम ने शिक्षा मंत्री से इसी संदर्भ में फिर से एक सवाल किया। इस्लाम ने 3 चीजें पूछी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों और मैनेजमेंट से जुड़े संस्थानों में कितने पद खाली हैं। 29 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी सांसद इस्लाम के सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों, प्रबंधन के संस्थानों में शिक्षकों के 13,701 पद खाली हैं। इन संस्थानों में मंजूर पदों की कुल संख्या 41,520 है। 33% पद खाली हैं, 1/3 पद खाली हैं। सोचिए इनमें कितने पद ओबीसी के होंगे, कितने पद SC, ST और जनरल के होंगे। खासकर IIT के संस्थानों में भी ओबीसी के बहुत सारे पद खाली हैं। यही नहीं, गैर शिक्षक वर्ग के कुल 25,292 पद खाली हैं। इससे पता चलता है कि इन संस्थानों का काम कैसे चलता होगा। हजारों पद खाली छोड़कर 28 ओबीसी मंत्रियों की गिनती पर जोर दिया जा रहा है। इस बारे में एक जानकारी और जोड़ने की जरूरत समझता हूं। इस मुद्दे को लेकर यूपी, बिहार और हिंदी प्रदेशों तक सीमित रहने के कारण यह चूक हो गई मुझसे भी, जिसमें संशोधन जरूरी है। केंद्र के ओबीसी मंत्रियों ने ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने की कितनी बड़ी मेहनत की। यह फोटो हर जगह छपा भी, लेकिन असली मेहनत किसी और ने की थी, MK स्टालिन ने। अव्वल तो तमिलनाडु के कई राजनीतिक दल नीट जैसी परीक्षा प्रणाली का ही विरोध करते हैं। DMK के नेता तो अपनी रैलियों में, अपने मंचों पर मास्क पहनते हैं। उस मास्क पर लिखा रहता है नीट नहीं चाहिए,
डीएमके ने नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले साल मई के महीने में ही मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी याचिका पर ही केंद्र को कहना पड़ा कि उसे आरक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी उस साल और इस साल भी जब परीक्षा का ऐलान हुआ तो ओबीसी आरक्षण नहीं था। इसे लेकर डीएमके और उनके नेता एमके स्टालिन ने काफी विरोध किया। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री से फोन पर उन्होंने बात की और अक्टूबर में स्टालिन ने उन्हें पत्र भी लिखा। जुलाई में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को इस मसले पर पत्र लिखा तब भी स्टालिन ने सोनिया गांधी को ट्विटर पर बधाई दी थी। एमके स्टालिन ने 29 जुलाई को भी ट्वीट किया कि 27% आरक्षण मिल रहा है, यह सांत्वना है, मगर हमारी मांग है कि 50% आरक्षण मिले। डीएमके इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। इस फैसले से संबंधित एक और खबर हेडलाइन बनी है कि 5 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। अच्छी बात है, अपनी अपनी भाषा में हो, लेकिन कई बार इस तरह की घोषणाओं में ही रह जाती हैं। इसी तरह की कल्पना पहले भी की जा चुकी है। भोपाल में अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी बनी कि यहां हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। वहां इंजीनियरिंग की हिंदी में पढ़ाई का जो हाल है उसे बुरा कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी विश्वविद्यालय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू किया गया, लेकिन जब से ये शुरू हुआ है तब से बेपटरी ही है। इस विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों के नाम पर 8 चपरासी और 2 ड्राइवरों की भर्ती हुई है। बाकी पढ़ाई लिखाई का काम 29 अतिथि शिक्षकों के बूते ही चल रहा है। इन अतिथि शिक्षकों का आरोप ये भी है कि उनके साथ तनख्वाह में भेदभाव किया जाता है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई है, ये भी यहाँ के शिक्षकों का आरोप है। बहरहाल विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य था इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे पाठ्यक्रमों में हिंदी के माध्यम से शोध को, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना। लेकिन आलम ये रहा कि 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के बाद से यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद हो चुकी है। मेडिकल की पढ़ाई कभी शुरू ही नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो अब अभियांत्रिकी विभाग सिर्फ कागजों पर नजर आएगा और लिखा गया है कि संकाय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर रखरखाव, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। भविष्य में इस विभाग में स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, एमफिल एवं शोध आदि पाठ्यक्रम को संचालित करने की योजना है। देश भर में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कराए जाने के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अगर आप पिछले वर्षों में देखेंगे तो जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE है, उसने इसे मान्यता ही नहीं दी थी। 2017-18 जिस शैक्षणिक सत्र की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी यहाँ के छात्रों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भेजना पड़ा था। 2017 में विश्वविद्यालय की 3 ब्रांच की सभी 9 सीटें इंजीनियरिंग की खाली रह गई थी। सिर्फ 6 प्रवेश हुए थे, वो भी लैटरल एंट्री के माध्यम से। AICTE ने 2017-18 में देश भर में मान्यता प्राप्त संस्थानों की जो सूची जारी की थी, उसमें हिंदी विश्वविद्यालय का नाम नहीं था। पहले यहाँ पर 184 पाठ्यक्रम, 46 संकाय थे, जो अब 27 विभाग और 74 पाठ्यक्रम रह गए हैं। जैसा हमने कहा कि हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का ऐलान जो था वो सिर्फ घोषणा बनकर ही रह गया। वैसे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लगभग 10 सालों बाद विश्वविद्यालय को अपना भवन मिला और उन्होंने पिछले साल ऐलान किया है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू हो पाए। लेकिन इतने सालों का जो इतिहास रहा है या जो अनुभव रहे हैं, उसके हिसाब से यही कहा जाता है कि भूतकाल में ये यहाँ पर जो पाठ्यक्रम थे इंजीनियरिंग के, वो बंद हो चुके हैं, वर्तमान में चल नहीं रहे हैं। भविष्य की योजना है, अब योजनाएं तो योजना ही रह जाती हैं। IT सेल आपके रोजगार की बात नहीं करेगा। नीट में OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा था, उसे लेकर अभियान नहीं चलाएगा, मुझसे भी नहीं पूछेगा। जब दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना मौत हो रही थी लोगों की, तब IT सेल नदारद था। तब वह सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था कि इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। इन दिनों केरल को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्रिय हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि केरल में क्या हो रहा है। केरल में होने के बहाने वह दूसरी लहर के दौरान हुए नरसंहार पर पर्दा डालना चाहती है और उन लोगों को बदनाम करना चाहती है जो दूसरी लहर में सवाल पूछ रहे थे।
जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग भी ऑक्सीजन के सिलेंडर और दवा नहीं खोज पा रहे थे, उन्हें भी दवा नहीं मिल रही थी। कहीं भी कोरोना का फैलना चिंता का विषय है, भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी। देश की आबादी का महज 3% आबादी वाला केरल पिछले 3 दिनों से कोरोना के 50% मामले रिपोर्ट कर रहा है। कुछ वक्त पहले तक महाराष्ट्र और केरल से 50% रोजाना मामले रिपोर्ट हो रहे थे। यहाँ R0 यानी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार आंकने वाला रिप्रोडक्शन रेट 1.2 है। जून के दूसरे हफ्ते में R0 0.7 था, तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। चौथे सीरो सर्वे में जहां देश में 68% आबादी को कोरोना संक्रमण की बात सामने निकल कर आई, वहीं केरल की 44.4% आबादी ही संक्रमित पाई गई। मसलन 55.6% आबादी पर संक्रमण का खतरा बरकरार है। 21 राज्यों में सबसे कम सीरो प्रिवेलेंस केरल में ही पाया गया और बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा। जानकार मानते हैं कि पहले के दौर में केरल की प्रभावी रणनीति के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा संक्रमण से बचा रहा। यही कारण है कि अब वह इसका शिकार हो रहा है। सीरो सर्वे ये हमेशा बताता है कि रियल इन्फेक्शन किस दर तक फैला है। जिन स्टेट में कंट्रोल हो गया, आप सीरो सर्वे का रिपोर्ट देख लीजिए, तो उन स्टेट्स में जो है बेटर कंट्रोल हो गया, इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सबों में। क्योंकि सीरो सर्वे रिपोर्ट हमारे बताते हैं मुंबई की ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन की दर थी। केरला का जितने सीरो सर्वे हुए हैं ये बताते हैं कि अभी वहाँ एक अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है ससेप्टेबल है। पर बुधवार को जैसे ही रोजाना आने वाले मामलों का 50% मामला केरल से रिपोर्ट हुआ, बीजेपी ने ईद के मौके पर दी गई छूट को इसकी वजह बता दी। कई बीजेपी नेता ट्विटर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक में जुट गए। बीजेपी में कर्नल राज्यवर्धन राठौर से लेकर आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि केरल ने पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा 22,129 कोरोना के मामले आए हैं और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 12.35% है। मुस्लिम बहुल इलाका मल्लापुरम में 4,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ईद में दी गई छूट घर आई है। सेकुलर ताकतों की चुप्पी बहरा बना दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। सवाल उठता है कि आज सवाल उठाने वाले उस वक्त क्यों खामोश थे जब दूसरी लहर में जाने जा रही थी। दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे थे। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। जानकार बताते हैं कि महज ईद पर दी गई छूट ऐसे हालात की वजह नहीं। आपको लगता है कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है केरल में ईद वगैरह का? देखिए, इस टाइप की बीमारी हमेशा जो है जब सोशल गैदरिंग होती है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो नहीं करेंगे, भीड़ होगी, तो हमेशा बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन वह उन्हीं जगहों पे बढ़ती है जहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा हो। वहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली इसका थोड़ा रोल हो सकता है, बट मेन रोल इसलिए नहीं है कि यह अचानक नहीं बढ़ा है। रोजाना 50% रिपोर्ट होते मामलों के बावजूद जहां देश में मृत्यु दर 1.3% है, वहीं केरल में यह अब भी 0.5%। इसके पीछे बाकी राज्यों की तुलना में वहां का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी अच्छा होना है। केरल अब भी बाकी राज्यों से टेस्टिंग भी बेहतर कर रहा है और बेहतर तरीके से कर रहा है। साथ में टीकाकरण को लेकर जहां देश में 18 साल से ज्यादा उम्र की करीब 9% आबादी को टीका के दोनों डोज लगे हैं, वहीं केरल ने करीब 20% आबादी को दोनों डोज लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 महीनों से केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास है, जो उसकी रणनीति की कमजोरी का नतीजा है। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर और बेहतर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर करने पर जोर होना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक जमावड़ा पर सही से निगरानी रखने की भी जरूरत है। पहली वेव थी, उसमें आप देखेंगे तो केरल में ना के बराबर केसेस हुए, और क्योंकि वहाँ पर जो मेजर्स उन्होंने बहुत अच्छे लिया, लोगों ने फॉलो किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, और इसीलिए सीरो प्रेवलेंस है उसके अंदर, केरल के अंदर वो कम है। लेकिन ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस है, वो सबको इन्फेक्शन होना है, क्योंकि हमारे को इम्यूनिटी है ही नहीं, तो हर व्यक्ति को इन्फेक्शन होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल टीम आज रात यानी शुक्रवार रात केरल पहुंचेगी, हालात का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट
मंत्रालय को सौंपेगी। जब भी किसी राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं, केंद्र से टीम जाती है। कभी कभी 2-2, 3-3 बार भी एक राज्य का दौरा किया गया है। जानकार बताते हैं कि केरल के मामलों का असर आसपास के राज्यों में दिखेगा, क्योंकि लोगों की आवाजाही पड़ोसी राज्यों से बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक को ही लें। बुधवार से 34% ज्यादा कोरोना के मामले गुरुवार को आए आंकड़ों में कर्नाटक में दिखा। आज के हालात के पीछे पुराने वक्त में किया गया बेहतर प्रबंधन भी है और आज के दौर में की जा रही अच्छी खासी टेस्टिंग भी। वायरस बहरूपिया है और बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा भी। ऐसे में राहत और रियायत के बीच रोजी रोजगार और कारोबार को भी देखना है, तो खतरे से कहां इनकार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अगर आपको आईटी सेल के हिसाब से ही सोचना है तो आपका बहुत भला होगा। भला इस अर्थ में होगा कि जो बुरा हो चुका है और जो बुरा होने वाला है उसका पता नहीं चलेगा। मेरी ये बात लिखकर पर्स में रख लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र में इस बार बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सोहित की एक रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि इससे उबरने के लिए महाराष्ट्र को कितना कुछ करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर के दौरे पर। कोल्हापुर में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण अब तक 209 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। 2019 में आई बाढ़ ने भी कोल्हापुर में तबाही मचाई थी, तो वहीं 1.5 साल के भीतर दूसरी बाढ़ ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। नागरिकांच्या ह्याच अपेक्षा आहेत की आता हे दरवर्षी व्हायला लागलं। आम्ही जे काय कष्टाने कमावतो ते असं सगळं वाहून जायला लागले, संसार उद्ध्वस्त होत आहे। आता मात्र याच्यावर काहीतरी कायमस्वरूपी तोडगा काढा। आता तोडगा काढायचा म्हणजे हे जे काय पाणी, तर त्या अतिरिक्त पाण्याचा एक पुढे काय करायचं त्याचं नियोजन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे। त्या दृष्टीने सुद्धा नुसता अभ्यास नाही तर आराखडा हा बनवून काम सुरू करावं लागेल। भारी बारिश का असर महाराष्ट्र के कोंकण और पश्चिमी जिलों पर पड़ा है। रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, सांगली, सातारा जैसे इलाकों में तबाही दिखती है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 4,35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस बीच अब इन इलाकों में ज्यादा बीमारी ना फैले, इसके लिए प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी पोस्ट फ्लड जो इम्पैक्ट होता है, खास तौर पर जैसा कि डायरिया हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, या वाटर बॉर्न जो भी डिसीजेस होते हैं, फिर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, तो इन सभी डिसीजेस के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेडिसिन करते हैं और जो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो व्यवस्था हमने वहां पर किया है। भारी बारिश का असर मुंबई के कई निचले इलाकों पर भी पड़ा है। कुर्ला के शास्त्री नगर के झुग्गियों में रहने वाली 65 वर्षीय शाहिदा कुरैशी ने बताया कि इस साल मानसून के पहले 2 महीनों के भीतर ही इनके घर में 4 बार पानी भर चुका है। मीठी नदी से 200 मीटर की दूरी पर इनका घर है। भारी बारिश और नाला सफाई सही से नहीं होने के कारण हर साल इन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कपड़े लगते हैं ना, पहले से तैयारी में हम लोग रहते हैं, पहले से हम लोग तैयारी में रहते। देखो ये गद्दा है, ये डॉक्टर गद्दा है और ये भीग जाएगा, सूखेगा नहीं। देखो ये सब चीज़ हम लोग ऐसा बांध के रखे, गट्टी ये सब ऐसा, ये बिस्तर उस्तर सब बांधते हैं, सब ऐसा ऊपर फेंक देते हैं और अपनी जान लेके भाग जाते हैं। क्योंकि दूसरे के घर में तो आदमी है, हेल्प होएगा, हमारे कौन हेल्प करेगा, हम अकेले। ये ऐसे मैं पहले से सब कपड़े बांध के रखी हूँ। गद्दा है, गद्दे को भी ऊपर भेज देती हूँ। ये पूरा जंग लग गया है इसके अंदर, भीगते भीगते। इसके लिए लोखंड का, ये देखो ये मेरा कबाट है, इसमें मेरे बेटे के कपड़े रहते हैं, मेरे भी कपड़े रहते हैं। ये देखो मैंने 2 माला ऑलरेडी खाली करी, इसमें भी पानी भरा था, पूरे कपड़े भीगे, वापस मुझे धो के सुखाना पड़ा। वो धो 4 बार। अभी इतनी बारिश में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भरने की, क्योंकि अभी नवी बारिश है, गटर खींच रही है, लेकिन 4 बार भरा पानी। जगह जगह पर हुए जल जमाव के लिए भारी बारिश को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में
24 घंटों में 594 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में भी देखा गया है कि 24 घंटों के भीतर ही 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसके वजह से परेशानी बढ़ती है। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ये इफेक्ट्स हम देख पा रहे हैं कि इरेक्टिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, कभी भी बारिश आ रही है, या साइक्लोन के पैटर्न्स चेंज हुए हैं, मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो इसका सारा जो कुछ रीजन है, दिस इज क्लाइमेट चेंज, जिसमें प्राइमरी रीजन इज द वार्मिंग ऑफ द ओशन एंड लैंड टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही दिन रात लगातार हो रहे निर्माण को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी कहना है कि फ्लड लाइन इलाकों पर हो रहे निर्माण के कारण भी हालात खराब हुए हैं। कि हर रिवर के बारे में डेवियस लाइन सरकार की तरफ से तय की है। इस लाइन के अंदर लोगों ने मकान बनाए हैं, इसकी कीमत देनी पड़ती है। जब राज्य सरकार बैठेगी आगे का पुनर्वास करने के लिए, इसकी पॉलिसी तय करने के लिए, तब ये डेंजर जोन में जो मकान आते हैं इसके बारे में उन्हें सोचना होगा। मुंबई नगरी करीब 80% तो जमीन में मिट्टी डाल के उसका भराव करने से रही है, और चूंकि इस तरह से वो बनी है, उसमें कुछ जगह जिसमें पहाड़ है, जिसमें चट्टाने हैं, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो बाकी सारी जगह बिल्कुल लो लाइंग है। और जब बरसात आता है तो जो ऊपर वाला पानी होता है वो बह के जो नीचे वाली पानी है, जो एक कटोरी की तरह है, जिसमें वो जमा हो जाता है। आमतौर पर भारी बारिश के साथ होने वाले जल जमाव के लिए समुद्री तट, निर्माण और निचले हिस्सों को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन अब भी शहर में कई जगहों पर समुद्र और दूसरे जगहों पर लगातार निर्माण जारी है, जिसकी वजह से भविष्य में भी इस तरह के मामले सामने आने की संभावना बनी हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।